हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे स्क्रीन पे आ गया है। Zn+2HCl अभिक्रिया हो रहा है, तो ये 2 जो है H2 जो है यहाँ पे टूट के अलग हो जा रहा है और ZnCl जिंक क्लोराइड बन जा रहा है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, ये आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ जाके दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे तो वह विस्थापन अभिक्रिया। और वो पदार्थ अगर एक गो पदार्थ हो यानी एकल पदार्थ, जिनकी यहाँ पे कहती है एकल पदार्थ है, वही जाके विस्थापित किया है, तब आपका हो गया एकल विस्थापन। ठीक है, यानी हमारा सी 3 ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन इसका विस्थापन अभिक्रिया का आज जो है हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं होगा। सीरीज क्या है, कौन किसको हटाएगा? कनका मांगे एल्युमिनियम जिंक आयरन, कनका मांगे एल्युमिनियम जिंक आयरन। प्रभा है, कौन है? आगे आओ, आगे आओ पंडित। तो देखिए, कनका, कनका का KNaCl सबसे ज्यादा सक्रिय, तो सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। मांगे का हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद जो है हम लोग का एल्युमिनियम, उससे कम सक्रिय जिंक, उससे कम सक्रिय आयरन, उससे भी कम सक्रिय हम लोग का हो जाएगा Pb यानी लेड, और उससे कम सक्रिय H2, उससे कम सक्रिय कॉपर, उसके से कम सक्रिय Hg, उसके से कम सक्रिय Ag, Au, Pt। ट्रिक याद रखना है आपको। कनका मांगे एल्युमिनियम जिंक आयरन, प्रभा है, कौन है? आगे आओ पंडित। सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। यानी ऊपर वाला आएगा इस सबको विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला कौन सक्रिय है ये जो है विस्थापित नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं या नाभिक की 2 या 2 से अधिक प्रकार जिनमें समान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है। तो जब परमाणु में नाभिक, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ गलती है, न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर हो तो उसको कहते हैं आइसोटोन, यानी 2 का हमारा तीसरा ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। यहाँ पे कमेंट नहीं दिख रहा है, कमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया में Cu जो है, कॉपर जो है, दो गो इलेक्ट्रॉन को है, 2 गो जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग दे रहा है, भीख में दान दे रहा है, और मैग्नीशियम जो क्या कर रहा है उसको ले रहा है। यानी हई हो गया आपका डोनर और हई हो गया एक्सेप्टर। तो पूछ रहा है कॉपर पर Mg की क्रिया है, तो Mg कॉपर का ऑक्सीकरण करता है, तो नहीं, ऑक्सीकरण नहीं करता है। Mg Cu को प्रतिस्थापित करता है, तो यहाँ पे तो प्रतिस्थापित का कोई बातें नहीं है। इसके बाद है Mg जो है कॉपर को कम कर देता है, तो देखिए जो दे दिया उसके पास कम हो जाएगा और जो ले लिया उसके पास ज्यादा हो जाएगा। यानी Mg जो है कॉपर को कम कर दिया कि नहीं कम कर दिया। यानी इसमें हमारा तीसरा का 3 नंबर जो क्वेश्चन है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, सभी कोई जो है जुड़ते जाइएगा। इसके बाद है अग्निशमन यंत्र द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम में से जलते हुए तेल के ऊपर साबुन का फोम झाग बुझाने के लिए डाला जाता है। इस साबुनीकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अग्निशामक यंत्र में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग होता है तो बनता है हम लोग का क्या, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बनता है हम लोग का 2H2O प्लस 2CO2। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी हम 2 कर दिए, संतुलित हो गया। अब जो है इसको यहाँ पे ध्यान से अब देखिएगा, सबसे पहले आर्द्र रसायन और जल योजक, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इस करेक्ट का कारण आप सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पे CO2 जा रहा है, CO2 जाएगा एकदम जो है आग को बुझा देगा, ऑक्सीजन आग को जलाता है, CO2 आग को बुझाता है, ठीक है। H2O जाएगा, संपर्क तोड़ देगा, ठीक है, वातावरण से संपर्क को तोड़ देगा, और ये हो गया रसायन। तो आर्द्र रसायन और जल योजक, यानी हमारा फोर्थ का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए कुमारी कुमकुम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके बाद है जलने से निम्नलिखित में कौन सा राख पैदा करता है। तो कोई भी ईंधन है जलता है तो उससे अगर राख बनता है तो समझिए ईंधन में कौन सा चीज था, तो मैग्नीशियम, यानी 5 का हमारा तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो चींटी के डंक में या नेटल के पौधा में हम लोग का जो एसिड होता है उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड सेब में। चलिए इसके बाद जो है सीमेंट है, तो सीमेंट जो है बाबू, चलिए अनीता कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सीमेंट जो है हम लोग का चूना पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर, जिप्सम, उसके बाद है मिट्टी, और एक और पदार्थ अलग से रहता है हम लोग का सिलिका। इसका कंपोजिशन से बनता है सीमेंट। चूना पत्थर रहता है आपका 65 से 70%, जिप्सम रहता है 3%, मिट्टी जो रहता है हम लोग का, ये मिट्टी होता है या तो कभी कभी प्रयोग किया जाता है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, या पीली मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा या पीली मृदा। इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम बहुत अधिक भर भर के रहता है और सीमेंट में एल्युमिनियम को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का कंपोजिशन में यहाँ पे क्या होगा, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट जो है 3 गो पदार्थ का यहाँ पे कंपोजिशन दे दिया है, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, यानी हमारा 7वां का 2 ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है पॉजिट्रॉन निम्नलिखित में से किसका विरोधी कण है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसी का उल्टा हम लोग का होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो देखिए इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, तो एक दूसरे के दोनों उल्टा है कि नहीं है। तो पॉजिट्रॉन निम्नलिखित में किसका विरोधी कण है, तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है, यानी 8 का जो पहला ऑप्शन है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। कोयला का प्रकार जिसमें कार्बन सामग्री 92.1% से 98% के बीच है, उस कोयला का प्रकार क्या है। तो देखिए कोयला होता है 4 प्रकार का। 1 नंबर एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा पीट। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होता है एंथ्रासाइट, जो एकदम उच्च कोटि का कोयला होता है। उसके बाद होता है लिग्नाइट, उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का होता है। बिटुमिनस एकदम
निम्न स्तर से तनी सा उच्च होता है। अब पीट जो है सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है, इसको जलाइएगा तो केवल धुआं निकलेगा, ठीक है। यानी एंथ्रासाइट एकदम उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, यानी 9th का ए जो है पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है पानी जिसमें क्लोरेमाइन होता है वह किसके उपयोग के लिए सुरक्षित होता है। तो देखिए पानी में सबसे पहले जब हम फिल्टर करते हैं तो वहां पे पहले मिलाते थे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मिलाते थे तो पानी स्वच्छ हो जाता था, अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है क्लोरीन क्लोरेमाइन, क्लोरेमाइन क्या है, तो क्लोरीन जोड़ अमोनिया को मिलकर बनाया गया है क्लोरामाइन। ये बहुत लोकप्रिय है, लोग इसको बहुत चाहता है। जहां पानी शुद्ध करना रहता है चट से क्या करेगा, क्लोरामाइन को डाल देगा। इसमें क्लोरीनो है, अमोनियो है, पानियों को साफ कर देगा और पानी को ठंडा भी कर देगा। यानी जो है पानी को ठंडा कर दिया, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो आपके सेहत को खराब कर देगा पूरी तरह से। यानी इसका उपयोग पीने में, खाना बनाने में, नहाने में उपयुक्त सभी में। तो हम लोग का डी ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है एसेटिक अम्ल के बारे में क्या सत्य है। तो एसेटिक अम्ल CH3COOH, इसे क्रमागत रूप से एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो एसेटिक अम्ल जो होता है इसका IUPAC नेम जो होता है आपका एथेनोइक अम्ल भी होता है। IUPAC नेम एथेनोइक होता है। दूसरा का चीज एसेटिक अम्ल जो होता है उसका जो है गलनांक बहुत कम होता है, और जो है आपका एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका भी गलनांक बहुत कम होता है। ठंडी के दिनों में जब सामान्य ताप पर का होता है ये दोनों जो है जल जाते हैं, दोनों जो है जम जाते हैं, और इस कारण से इसको एसेटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसे तीव्र अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सबसे तीव्र जो अम्ल होता है उसको कहते हैं आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये सबसे सरल नहीं है, सबसे कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। यानी हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसमें पहला है ए और बी दोनों, तो ये नहीं होगा। दूसरा है केवल ए, यानी दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए लाली कुमारी जुड़ गई है, डी नहीं होगा बाबू, दूसरा होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में पाया जाता है। तो देखिए जब चींटी काट दे तो कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फ्यूज तार जो होता है वो टीन और सीसा का 50% रहेगा टीन और 50% रहेगा सीसा, तो फ्यूज तार बन जाएगा। अब शीशा लगाने का फायदा ये होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या आवश्यकता से अधिक विद्युत प्रवाहित हो रहा है उस समय शीशा क्या करता है, टूट जाता है और खतरा होने से बच जाता है। यानी हमारा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। कुमारी कुमकुम 12 का बी। चलिए डैश की परमाणु संख्या निकेल की तुलना में कम है। तो निकेल की परमाणु संख्या बहुआ होता है कितना, तो 28। ठीक है। लोहा का परमाणु संख्या 26, जिंक का होता है परमाणु संख्या 30, गैलियम का होता है 31, ब्रोमीन का होता है 35। तो पूछ रहा है कि निकेल से कम परमाणु संख्या किसका है। तो इसमें 14 का आप जो है कमेंट से हमको बताइए। चलिए जुड़ते जाइएगा। गुड इवनिंग सीमा कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
14 का ए, यानी पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु और गैर धातु के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो देखिए जौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, माने कब वो धातु का कार्य कर देगा कब वो अधातु का कार्य कर देगा, उसको कहते हैं उपधातु। उपधातु जो होता है आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये जो है प्रमुख एकदम प्रसिद्ध जो है उपधातु होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन उपधातु नहीं है, तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। पंद्रह का 4 जेनन। चलिए CO और H2O के घटक है, तो CO और H2O के घटक कौन है, तो आपका सूखी बर्फ तो नहीं होगा, जल गैस, यानी जल जो है वो CO और CO2 H2O के घटक है। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, समुद्री खरपतवार से प्राप्त होने वाला तत्व है। तो समुद्र का पानी होता है खारा, और जितना उसमें खरपतवार होता है वो भी खारा हो गया रहता है। और आयोडीन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसी को घेर दिया जाता है, और उसी को जब सूख जाता है तो आयोडीन को पूरे नमक को भर के फैक्ट्री में ले आके पहुंचा दिया जाता है। तो समुद्री खरपतवार में प्राप्त होने वाला तत्व कौन है जी, आयोडीन। 17 का तीसरा। चलिए दो धातुओं की टकाई किस गुण के कारण संभव होता है। तो धातुओं में एक गुण होता है संसजन। संसजन गुण के कारण दो धातुओं की टकाई की जाती है, यानी 18 का ए ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो है हम लोग का है सहसंयोजन बॉन्डों में कौन सा सही है। तो सहसंयोजन बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ये समझिए कोवैलेंट बॉन्ड होता है 3 प्रकार के। पहला आयन बॉन्ड, आयन बॉन्ड, सहसंयोजन बंध। इसके बाद होता है उप सहसंयोजन बंध। इसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया तो ऋणात्मक हो गया, दे दिया तो धनात्मक हो गया, जो ले लिया वो होता है आपका ऋणात्मक हो गया, यानी आयन बॉन्ड। सहसंयोजन बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी दे देता है, और दोनों का काम फरिया जाता है, तो सहसंयोजक बॉन्ड। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों का काम चल जाएगा, सहसंयोजन बॉन्ड। उप सहसंयोजन बॉन्ड ऐसे नहीं होता है। ये क्या होता है कि इसमें एक ही परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा का आदमी बैठ के दूसरा का परमाणु बैठ के केवल लेता है, तो ये होता है उप सहसंयोजक बॉन्ड। बात किया जाए सहसंयोजक बॉन्ड का, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ऑक्सीजन में पाया जाता है। तो O2 का हम ले लेते हैं 2,6। देखिए तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी वाला कोष्ठ में, बाहरी वाली कक्षा में, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन 6। अब देखिए कक्षा को पूरा करने के लिए, ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा कि ठीक है ले लो, तो ये को ले लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को इसको भी पूरा करने के लिए इसको चाहिए 2, तो ये क्या करेगा 2 ऐसे लेके अपना भी बंद जो है पूरा कर लेगा और दोनों का काम फरिया जाएगा, यानी है डबल बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट डबल बॉन्ड बन गया।
अब इसको तोड़ना बड़ी आसान है, ठीक है। इसको आप आराम से तोड़ सकते हैं, आराम से इसको गला सकते हैं, आराम से इसको भाप बना के उड़ा सकते हैं। तो उसका गलनांक, गलनांक क्या होता है कि कोई ठोस का जो है द्रव बन जाना गलनांक, क्वथनांक किसी लिक्विड का वाष्प बन जाना, जिस ताप पे वाष्प बन रहा है वही होता है क्वथनांक। तो इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, तो हाँ सही में गलनांक और क्वथनांक कम होता है। मजबूत स्थिर वैद्युत बल यौगिकों को एक साथ पकड़े रहते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, इसको कोई भी आएगा तोड़ के चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध कमजोर होता है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध जो होता है वह कमजोर होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए और सी। तो हम इस कूट में से मिलान करेंगे ए और सी। पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है, ओब्रेस्ट, राहुल राज ओब्रेस्ट। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। पृथ्वी की नाइफ नीफे, नीफे परत में निम्नलिखित में किस धातु की बहुतायत होती है। तो देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, आप इसको देखते नहीं है। देखिए इसका क्या होगा, नी से होता है निकेल, अब फे से होता है फेरस, फेरस को हम लोग कहते हैं आयरन। तो नीफे परत यानी सबसे निचलका परत जो होता है पृथ्वी का, जिसको क्रस्ट मेटल कोर यानी क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं, उसमें दो गो धातु की अधिकता होती है, एगो निकेल और दूसरा का आयरन या फेरस। तो इसमें हम लोग का पूछ रहा है निकेल और लोहा आयरन, ए और सी। तो हमारा जो है तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से, तीसरा ऑप्शन नहीं ए और सी, तो हमारा तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, ए और सी। चलिए कुमारी कुमकुम, इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन बैकेलाइट के संबंध में सही नहीं है। तो बैकेलाइट वह पदार्थ होता है जिससे आप विद्युत को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जिसको आप ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं जिससे होके, जिसको आप गला नहीं सकते हैं जल्दी। तीन गो गुण होता है, उससे ना तो विद्युत प्रवाहित होगा, ना ही ऊष्मा प्रवाहित होगा, और ना ही वह जल्दी गलेगा पिघलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, तो हाँ सही है, ऊष्मा का कुचालक तो होबे करता है। यह बिजली का कुचालक होता है, तो बिजली का भी कुचालक होता है, यह सही है। इसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, तो हाँ इसको गर्म करके जल्दी गला नहीं सकते हैं, यानी ए बी सी उपयुक्त सभी। चलिए अनिता कुमारी एकदम सही ऑप्शन है, सही आंसर है। इसके बाद है हम लोग का HCl NaOH। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन जो है किसको जाके Na से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर ले रहा है और NaCl बन जा रहा है, और जल इस अभिक्रिया में मुक्त हो जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए HCl है अम्ल, NaOH है क्षार एसिड बेस, और ये बन गया हम लोग का नमक जो लवण का रूप होता है, और ये जल। तो जब भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, और वह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है जब ग्लिसरॉल की एक बूंद क्रस्ट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाई जाती है तो क्या होता है। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये एकदम प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल या साधारणतः जो हम लोग का एल्कोहल होता है या साधारण एल्कोहल, ये जो है इसमें
प्रति ज्वाला जल्दी लगता है, इसमें आग जल्दी पकड़ता है। उसमें आग जल्दी जलने वाला पदार्थ है, आग जल्दी लगने वाला पदार्थ है, और उसके पास हम लेके जा रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारक। वो अभी दूरे रहेगा तब भी आग पकड़ लेगा, और ज्वाला इतनी तेज रहेगी कि उसको रोकना कठिन हो जाएगा, और वो एकदम विस्फोट करेगा, एकदम मारेगा, एकदम भड़ावड़ भड़ावड़ मार के एकदम उधिया उधिया के रख देगा। तो हम लोग का इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट सेक्शन से बताइए। चलिए, कुमारी कुमकुम तीसरा। चलिए कमेंट कीजिए। 23 का जो है तीसरा ऑप्शन कुमारी कुमकुम एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। परमवीर कुमार रविदास सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके तैयार किया जाता है। तो देखिए CaSO4 देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 2H2O, ये हो गया हम लोग का कौन, तो जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना ताप पर, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब हम लोग का बन जाएगा कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम कार्बोनेट इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके तैयार किया जाता है, तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा हम लोग का, जिप्सम। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है कौन एक मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु होता है, इस्पात जो है मिश्र धातुएं होता है, और यहाँ पे A और C ये तीनों जो है मिश्र धातु है, यानी हमारा उपयुक्त सभी, चौथा में हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए परमजीत कुमार कुमकुम हमारे लिए भी, ठीक है कुमारी कुमकुम बनाइए रोटी। समुद्री बल के झाग समुद्री बल के झाग नमक प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री जल का जो झाग होता है उसे नमक प्राप्त करने की विधि को कहते हैं वाष्पन। यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। परमजीत कुमार रविदास सही है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित अग्निशामक यंत्र आमतौर पर किस गैस को विस्थापित करने का कार्य करती है। तब हम जो है पहले ही इसको बताए थे कि अग्निशामक यंत्र जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है और बनता है वहां पे हम लोग का सोडियम सल्फेट, और 2 मोल जल बनता है और जो है 2 मोल CO2 बनता है, और आग जलाने के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन और आग बुझाने के लिए आवश्यक होता है CO2। अब आग को बुझाना है तो वहां पे किसको विस्थापित करने का जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड को कि सल्फर डाइऑक्साइड को कि हाइड्रोजन को। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को वहां से विस्थापित कर दीजिए, आग जलबे नहीं करेगा। इसके बाद है निम्नलिखित में किसे हाइड्रोजन की खोज के लिए जाना जाता है जिन्होंने ज्वलनशील वायु कहा है। हाइड्रोजन का खोज किए थे कैवेंडिश साहब, और उन्होंने उसी समय बता दिया था कि हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील वायु है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसको काट नहीं पाया है, यानी 28 का दूसरा ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है, कैवेंडिश साहब। राहुल राज 2 सही है।
इसके बाद है साइनाइड विषाक्तता के कारण तुरंत मृत्यु क्यों हो जाती है। तो देखिए साइनाइड को अगर आप तनी सा अगर ग्रहण कर लिए तो आपको चटपट काम निपटाने में साइनाइड का बहुत बड़ा भूमिका होता है। पहिल का हार्ट को जाके बंद कर देगा, हार्ट का गति रुक गया, किडनी को उसी समय बंद करेगा, रुकेगा, उसी समय लकवा मारेगा। ठीक है, तो इतना काम एक के बार में हुआ। यानी अगर आप साइनाइड का गोली से ग्रहण कर लिए तो उसमें क्या होगा, जितना कार्डियक है यानी हार्ट है, फेफड़ा है, इसको क्या करेगा, वहीं पे रोकेगा कि तुम रुको, काम मत करो। ठीक है, और जाके आपको मात्र कुछ ही समय में आपका मृत्यु होना एकदम फिक्स है। यानी हमारा यह हेमोग्लोबिन परिवहन श्रृंखला को जोड़ता है, तोड़ता है, तो ऐसा बात नहीं है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के पक्षपात का कारण बनता है, तो लाल रक्त कण से इसमें कुछ नहीं होता है। यह कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, यानी एक कार्डियक हार्ट को सीधे जाके रोक देगा। ठीक है, हार्ट रुक गया, कोनो काम में नहीं होगा, किडनी खत्म हो गया, किडनी का काम बंद हो जाएगा। यानी 29 का तीसरा ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए प्रियंका कुमारी 29 का डी, ना 29 का डी नहीं होगा, यह कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारी धातु के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारी धातु के रूप में जानना है तो इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जिस धातु का परमाणु क्रमांक जो है 20 से ज्यादा हो जाएगा, समझ जाइएगा भारी धातु। तो आर्सेनिक का 20 से कम है जी, कैडमियम का कम है, मैग्नीज का कम है, सब का 20 से ज्यादा है, यानी सभी कथी है, उपयुक्त, सभी भारी धातु है। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे कार्बेलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो कार्बेलिक एसिड ये होता है हम लोग का अगर सब पे हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, सब पे हाइड्रोजन है तो हम लोग का हो जाएगा बेंजीन। एगो हाइड्रोजन को अगर हम हटा दिए, एगो हाइड्रोजन को अगर हटा दिया गया और उसके बदली में यहाँ पे, उसके बदली में जो है यहाँ पे अगर जोड़ दिया गया OH को, तो ये बन जाएगा फिनॉल। और इसका दूसरा नाम, फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है बउआ, तो कार्बोलिक एसिड। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए कमेंट करते रहिए, इसमें जो है सही ऑप्शन होगा हम लोग का फिनॉल। इसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन को खोने पर, आप जो है परमजीत कुमार रविदास, आप जो है कुछ हमसे पूछिए, बार बार प्रियंका से मत पूछिए। एक इलेक्ट्रॉन को खोने पर हीलियम परमाणु क्या बन जाता है। तो हीलियम है, हीलियम जो है एगो जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, दान में दे दिया, तो ये जो है यहाँ पे H+ हो गया। अब H+ हो गया यानी एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, एक धनात्मक हीलियम हो गया, यानी एक प्लस आ गया तो एक धनात्मक आयन। 32 का दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है अत्यधिक पसीना रोकने के लिए निम्नलिखित में किस यौगिक का प्रयोग प्रिकली हीट पाउडर, मतलब गर्मी में उपयोग करने वाला पाउडर जो होता है जैसे नवरत्ना में किया जाता है। तो वो नवरत्ना ठंडा लगता है, उसका कारण ये है कि उसमें मिला रहता है बोरिक एसिड। कौन एसिड, बोरिक एसिड। ये ठंडा लगेगा, आपका पसीना थोड़ा सा कम निकलने देगा शरीर से, यानी डिहाइड्रेशन कम होगा। चलिए इसके बाद है 34 नंबर, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल
के कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसको समझना होगा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये जो है एक बैटरी होता है, और इस बैटरी में हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करके, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रयोग होता रहेगा तो क्या होगा कि इसमें का जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, वो बदल जाएगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में, और थोड़ा सा जल भी मुक्त होगा। जल होगा एकदम बहुत कम मात्रा में, गौण मात्रा में जल मुक्त होगा। ठीक है, अब जो है पहले वाला जो जितना बैटरी था, लिथियम बैटरी था, ये सब बैटरी था, इसके तुलना में इसका जो है उपयोग भारत में देखिएगा कुछ आने वाले समय में बढ़ेगा। FCEV का उपयोग बहुत बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि ये ज्यादा दिन तक टिकेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। पहिलका वाला बैटरी था, बार बार उसमें तेजाब डालिए, बार बार उसको धोइए, सुखाइए और फिर रखिए, तब भी खराब हो जाता था। लेकिन ये जो है कुछ दिन के लिए खराब नहीं होगा, बहुत लंबा टिकेगा। तो इसमें पहला है, ईंधन सेल एवं बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेता है तथा ये गैल्वेनिक सेल के बहुत उपयोगी होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। यह भी जो है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है और गैल्वेनिक सेल के बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद FCEV विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को जोड़ती है तथा जल केवल गौण उत्पाद है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुटता है और यहाँ पे जल जो है थोड़ी मात्रा में निकलता है, यानी गौण उत्पाद है। ठीक है, FCEV इंजन पारंपरिक आंतरिक दहन के समान होते हैं क्योंकि वे ईंधन एवं ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर ही निर्भर होते हैं। तो हाँ, इसको भी कुछ चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि ये भी कहीं से ऐसे ही उस ऊर्जा को बना देगा। इसको भी हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो पारंपरिक जो इंजन है, विद्युत का बैटरी है, उसी के तौर पे ये भी काम करेगा, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकेगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। फोर्थ, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो लेड यानी शीशा, इससे बन जाता है कंप्यूटर का मॉनिटर। यानी मॉनिटर पर देखिएगा, आप अपने मोबाइल के जो है डिश पर देखिएगा, सामने देखिएगा स्क्रीन पे, तो वो भी लेडे का बना रहता है। पारा जो होता है स्विच का जो सतही होता है, यानी बोर्ड का स्विच का जो सतह से सटता है, स्प्रिंग वाला भाग होता है, वो बनता है पारा से। क्रोमियम 629 केबलिंग और कंप्यूटर हाउसिंग, इसका प्रयोग जो होता है क्रोमियम 629 का, ये जो है वायरलेस कंप्यूटर हाउसिंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेरिलियम। जितना लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसका एक मदरबोर्ड होता है, जो मोबाइल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट है, तो वही होता है हम लोग का मदरबोर्ड। ठीक है, तो उसमें मदरबोर्ड को बनाने के लिए किसका प्रयोग? बेरिलियम का। केबलिंग और कंप्यूटर हाउसिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग? तो क्रोमियम 629 का। स्विच, विद्युत स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग? तो पारा का। कंप्यूटर का मॉनिटर यानी स्क्रीन बनाना है, तो उसमें किसका प्रयोग? तो लेड का। यानी उपयुक्त में से कौन सही ढंग से सुमिलित है? तो सही जितना है सब सही ढंग से सुमिलित है, यानी फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। प्रियंका कुमारी, ऑल इज राइट। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धूम कोहरा या स्मॉग एवं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन में कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा योगदान है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्मॉग में भाग नहीं लेता है, अम्लीय वर्षा में ले लेता है। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर यानी छोटा छोटा जो ठोस का कण या छोटा द्रव का कण धुएं, धूल एवं वाष्प के रूप में हवा में घुले मिले ठोस पदार्थ होते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ होता है उसका छोटा छोटा कण हवा में ऐसे ही बहता रहता है। तो ये हम लोग का सही है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट
द्वारा मुक्त होती है। तो थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोयला को जला के और वहां पे जो है विद्युत का निर्माण किया जाता है। किस चीज का निर्माण किया जाता है बउआ? विद्युत का। कोयला जब जलेगा तब विद्युत का निर्माण हो रहा है। कोयला जलने पर सबसे ज्यादा CO2 वहीं से निकलता है और वायुमंडल में जाएगा, अम्लीय वर्षा करा देगा। चलिए अंकिता कुमारी, हेलो सर, बोलिए। इसमें जो है हम लोग का पूछ रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीसरा, दूसरा और तीसरा हम लोग का पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है, निम्नलिखित में किसमें पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषित करने तथा ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करने की क्षमता होती है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये जो होता है अभी तक जितना भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला या ताप को अवशोषित करने वाले पदार्थ का मालूम चला है, उसमें जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड एकदम 1 नंबर पर है बउआ। सबसे ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जब प्रकाश को अवशोषित करेगा तो वह ताप को भी अवशोषित करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ावा नहीं देता है। अगर इसके जगह पे CO2 रहता तो वह जो है ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ावा देता। जलवाष्प जब होता है तो ताप का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी तापमान बढ़ता है। या इसमें जो कालिक होता है, काला कहीं लगा दिए, वहां पे क्या होता है, वो काला जो है श्वेत प्रकाश को अवशोषित करता है। जौन पदार्थ श्वेत प्रकाश को अवशोषित करेगा वह ताप को भी अवशोषित करेगा। यानी हमारा पहला, तीसरा, चौथा। तो इसमें कूट में देखते हैं, पहला, तीसरा, चौथा हमारा पूरी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। कुमारी कुमकुम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, सी नहीं। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और काट ने नहीं की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन पूछ दे कि का होगा चार्ज यानी आवेश बराबर होता है, तो ना, कबो बराबर नहीं होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होगा, चार्ज बराबर नहीं होगा। ये सही है। यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए था रदरफोर्ड। इसमें जेम्स चैडविक को परमाणु की संगबना की खोज की थी, तो ऐसा बात नहीं है। परमाणु की संरचना, परमाणु का संरचना ये कैसे कर सकते हैं जी जेम्स चैडविक? ये तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे नो। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। यानी जो है देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड, काट के बदले में यहाँ पे रदरफोर्ड होना चाहिए था, तब जाके हमारा कूट से मिलान होगा। यानी पहला और दूसरा, यानी पहला, केवल 1 और 2 जो है हम लोग का सही है। ऐसे सब क्वेश्चन आता है DPSC में। चलिए इसके बाद है, वायुमंडल में इन गैसों की प्रचुरता का सही क्रम है। तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, तब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। नाइट्रोजन जो है यही होता है 78%, ऑक्सीजन जो होता है 21%, इसके बाद जो है आपका होता है आर्गन 0.93%, इसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, उसके बाद जो है
छोटे छोटे मात्रा में और भी गैस होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 1 नंबर पर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये हम लोग का जो है पूरी तरह से करेक्ट है, पूरी तरह से रॉन्ग है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, आर्गन जो है उससे कम, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है। तो देखिए एक अयस्क है जिसका नाम है गैलेना। गैलेना आई गैलेना से हम लोग का निकलता है कथी, तो सीसा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 4 नंबर ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित गेमा में किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। निम्नलिखित में किस गैस में जो गंध होता है वो सड़ा हुआ अंडा की जैसा लगता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होता है उसको आप महकिएगा तो लगेगा कि अंडा है वो एकदम सड़ गया है। इकतालीस खत्म। चलिए आज का जो है लाइव सेशन एकदम बढ़िया से सब चीज छितार के हम करा दिए हैं। किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, उसके अलावा बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, इन तमाम प्रकार के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि क्या आप ईमानदारी उसको सही मार्क नहीं आइएगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पे आपसे मिलते हैं, फिर कल नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलिए कुमारी कुमकुम, नाइस सेशन सर, नाइस, वेलकम।